गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता देंगे भाई। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एक बार आप लोगों की लास्ट वाली फाइल लगा लेती हूँ। आज आप लोगों का प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। ठीक है भाई, चलिए। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी। कल नहीं होगी भाई क्लास, ठीक है? डोंट वरी। ये बच्चे बोल रहे हैं हम कल क्लास मत लेना, पेट का पेपर है। कल नहीं होगी। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग, फटाफट से लाइव आ जाइए भाई, जो भी अच्छे हैं। ओह, तो हम कल जो पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने लास्ट किया था, जिसमें हमने ईदर पढ़ा, एनी वन नीदर नन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। इससे आगे से हमें अपना स्टार्ट करना है ना, चलिएगा। चलिए भाई, तो यहाँ तक हो गया था, इसको मैं पूरे को एक बार क्लीन कर देती हूँ। चलिए, तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज आपका खत्म हो जाएगा प्रोनाउन चैप्टर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, जो पॉइंट आउट करने का काम करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपका आपका आता है दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, यह वह ये वे। इंडिकेट करने के लिए जो यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जो पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसमें से अगर मैं इन चारों की बात करूं, तो इन चारों में से जो आपका दिस और दैट, ये दोनों होते हैं आपके सिंगुलर, मतलब एक के लिए यूज किए जाते हैं। दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं, एक के लिए यूज किया जाता है। वॉइस जा सकती है भाई बीच में, मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है बैटरी, अगर जाती है तो एक बार फटाफट से बता देना, ठीक है? इतना सेल चार्ज हो जाएगा,
फिर हम चेंज कर लेंगे। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर होते हैं ये। और दीज और दोज ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके प्लूरल है, ये दोनों सिंगुलर है, ये दोनों प्लूरल है। दिस मतलब ये है, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, और दोज मतलब वो, ठीक है, ज्यादा के लिए, दोनों ज्यादा के लिए, प्लूरल के लिए यूज होते हैं। फिर देखिए इनमें से जो दिस और दीज है, इसमें से जो दिस और दीज है ये पास की चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे दिस टेबल मतलब ये टेबल, दीज स्टूडेंट्स मतलब ये स्टूडेंट्स। और जो दैट और दोज है, जो दैट और दोज है वो दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। दैट चेयर वो वाली चेयर, वह चेयर, ठीक है। और दो स्टूडेंट्स वो बच्चे। तो ये दोनों पास की चीजों के लिए, ये दोनों दूर की चीजों के लिए, ये दोनों सिंगुलर और ये दोनों प्लूरल। जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कॉपी कीजिए इतना फटाफट से। ठीक है, हो गया कॉपी। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने स्टूडेंट्स अभी लेट जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लियर है इतनी बात? कॉपी कर लिया? फटाफट से अपना रजिस्टर पेन खोलो, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, इतनी बात समझ आई है तो। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दीज बिल्डिंग नीड रिपेयरिंग, इन बिल्डिंग्स को रिपेयरिंग की जरूरत है। दीज बिल्डिंग नीड रिपेयरिंग, एरर बतानी है कि क्या है। दो स्टूडेंट are playing in the park, दो स्टूडेंट आर प्लेइंग इन द पार्क। सही बताना है क्या करना है इसमें। दिस इज अ न्यू बुक बट that is an old one. नवनीत पूछ रहे हैं कि मैम आपका स्टूडियो कब तक रेडी होगा। बस 3-4 दिन में हो जाएगा, दिखाएंगे आप सबको, सबको स्टूडियो दिखाएंगे अपना। फिर वहीं से क्लासेस होंगी, फिर घर से ही क्लासेस होंगी, फिर अपनी डॉटर से भी मिलाऊंगी मैं आपको, ठीक है, बेटी से भी मिलाऊंगी अपनी। यहाँ पे तो नहीं ला सकती उसको क्योंकि फिर यहाँ पे संभालेगा कौन, बट वहाँ पे वो रहेगी तो वहाँ मिलाऊंगी मैं आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे दीज बिल्डिंग नीड रिपेयरिंग, दीज बिल्डिंग नहीं होगा, दीज मैंने बताया ना अभी कि आपको प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ये बिल्डिंग्स, इन बिल्डिंग्स को रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं होगा, क्या होगा, बिल्डिंग्स होगा, क्योंकि दीज लिखा हुआ है। दीज बिल्डिंग्स नीड रिपेयरिंग, ठीक है। अब इससे एक बच्चा है यहाँ पे, आ सकता है बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन ये,
अभी बच्चे ने गलती की भी है ऐसी, उसने बोला कि मैम यहाँ पे बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं दीज को ही दिस कर दूं, दिस बिल्डिंग कर दूं, है ना, क्यों ना मैं दीज को ही दिस कर दूं। लेकिन पहली बात तो ये कि अगर आप दीज को दिस करेंगे तो सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बात तो ज्यादा की करनी चाह रहा है। आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग कभी भी ध्यान रखना, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो वो कहना चाह रहा है उसी पे रहना है, उसके हिसाब से ही चेंजेस करने होते हैं। करने को तो आप यहाँ पे दिस कर दोगे, दिस बिल्डिंग हो जाएगा, पर उससे आपके सेंटेंस की सेंस बिगड़ जाएगी, जो आपको नहीं बिगड़नी है। ठीक है, मतलब जो कहना चाह रहा था उसी पे रहना है। फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर आप यहाँ पे दिस कर देते, दिस बिल्डिंग, तो फिर वर्ब में भी छेड़खानी करनी पड़ती, क्योंकि दिस बिल्डिंग सिंगुलर हो जाता और फिर यहाँ पे नीड्स करना पड़ता, तो दो दो चेंजेस करने पड़ेंगे। एक ही पार्ट में तो एरर होगी। अब इतना लंबा सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्लिक लगा गया आपके पास, तो अगर यहाँ चेंजेस करोगे, अगर फर्स्ट में एरर मार्क करोगे, यहाँ चेंजेस करोगे, तो फिर तो नीड में भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो उस दर नहीं छेड़ना है, दीज का दीज ही रहने देना है, बस बिल्डिंग का बिल्डिंग्स कर दो और कुछ भी नहीं। तो आपके जो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगी, और एरर क्या मानी जाएगी कि बिल्डिंग का बिल्डिंग्स कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए, दोस्त के साथ स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। दो स्टूडेंट्स ज्यादा के लिए क्योंकि यूज किया जाता है। क्लियर है? दिस इज अ न्यू बुक, ये बुक नहीं है, एंड दैट बट दैट इज एन ओल्ड वन, और वो वाली पुरानी है। तो ये वाली नहीं है, पास के लिए आपने दिस का यूज किया, वो वाली पुरानी है, दैट इज एन ओल्ड वन, उसके लिए आपने दैट का यूज किया। ठीक है, दोनों सही है, पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट आ गया। क्लियर है बात भाई सबको, सभी लोगों को? जल्दी से कॉपी कर लो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा। अभी हिमांशु बोल रहे हैं कि मैम स्टेनो का एग्जाम है और इंग्लिश का पूरा एरर बनाने में दिक्कत आ रही है। अब देखो, ये तो मैं आपको ये भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा ही दो चैप्टर्स हैं आपको, नाउन प्रोनाउन हुआ है आपका। बाकी चैप्टर्स को आप किस तरीके से लगा रहे हैं मैं नहीं बता सकती अभी। मुझे नहीं पता कि बाकी चैप्टर्स को आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं, है ना। तो अभी बिना पढ़े, बिना बेसिक्स क्लियर किए, तो देखो अभी अपनी साइड से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो यही कहूंगी कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक तो आप, मेरे हिसाब से, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग तो ये बोलूँगी, जब तक सिलेबस मेरे मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, काफ़ी कुछ नहीं हो जाता, तो एरर लगाने में दिक्कत आएगी ही आएगी। जब तक आप, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, फिर एरर लगाने शुरू कर देते हो, फिर प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हो। लेकिन जब तक पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना सब कुछ, जैसे प्रोनाउन हमने इतना डीपली पढ़ा है, अब आप कहीं से भी एरर लगा लो, सारी एरर्स बनेंगी, है ना। तो वो जरूरी है। ये लीजिए, वन वाली स्लाइड ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कीजिए भाई, फटाफट से। नाउन प्रोनाउन पूरा हो जाएगा आज आपका। क्लियर है भाई? चलिएगा, कॉन्सेप्ट लिखिए इसके अंदर।
देखिए कॉन्सेप्ट में बाद में लिखूंगी, पहले उसके नीचे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ठीक है। अभी आप कुछ कॉपी मत कीजिएगा, मैं लास्ट में कॉपी करने का टाइम दूंगी आपको। अभी कुछ नोट मत करना, बस देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी कुछ कॉपी मत करना। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली is better than is better than the climate of राजस्थान। चलिए आप लोगों को ये बताना है कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। मंडे को आप लोगों की जो मतलब इसके बाद जो क्लास होगी प्रोनाउन प्रैक्टिस होगी उसमें, ठीक है। प्रोनाउन की प्रैक्टिस भी तो करनी है कि नहीं करनी, एरर्स लगानी है ना, उसके बाद वोकैबुलरी। अजीत पूछ रहे हैं मैम 1 2 3 2 3 1 वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक है, जैसे हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी टॉपिक को किसी चैप्टर के अंदर पढ़ाता है तो कोई किसी टॉपिक को किसी चैप्टर के अंदर पढ़ाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप लोगों ने प्रोनाउन में फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा देखा कि आपने प्रोनाउन के एरर्स में देखा या कहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने वो छुड़वा दिया। जब आप सब चीज़ें कर लेंगे, सारा सिलेबस कर लेंगे, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैम ने हर एक चीज़ कराई है, बट कोई कहीं कराई है तो कोई कहीं कराई है। अभी जैसे बच्चा पूछ रहे हैं मैम 1 2 3 2 3 1 वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि पहले हम सेकंड पर्सन को रखते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन को रखते हैं, फिर हम फर्स्ट पर्सन को रखते हैं, 2 3 1, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम 2 3 1 अप्लाई करते हैं, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत से टीचर प्रोनाउन में कराते हैं, बहुत से टीचर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराते हैं। तो मैं इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कराती हूँ, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं कि इसके हिसाब से किस तरीके से फिर वर्ब लगाई जाएगी, वहां हम ये पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक को हम वहां ले लेते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा जैसे यू हुई एंड आई आगे, तो हम वर्ब कैसे लगाएं, अब तो इसके हिसाब से अब वर्ब कैसे लगेगी, तो इसको पूरे को टॉपिक को हम वहां पे कवर करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे कि आप कंजंक्शन पढ़ रहे होगे, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एडजेक्टिव के अंदर कुछ टीचर्स कराते हैं, कोई उसको एडवर्ब के अंदर करा रहा होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ छुड़वा दी गई है। अगर आप मेरे पास आए हो तो आपके पास छूटेगा कुछ नहीं, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो 2 3 1 वाला आप कॉन्सेप्ट बुक बोल रहे हैं, ये आपका आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। उसमें मैं कराऊंगी इस टॉपिक को। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा जानना है तो मैं भी इसके बाद बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि प्रोनाउन में आपको एरर देखने के लिए मिली हो, ये मिल जाएगी डेफिनेटली, प्रोनाउन के अंदर भी मिल जाती है यहाँ से एरर देखने के लिए। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, तो मैं समझा दूंगी अभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पहले यहाँ पे फोकस कीजिए, जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको देखिए। तो आपने बोला, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सेंटेंस सही लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, राइट बोल रहे हैं कि सेंटेंस राइट है। नितेश कह रहे हैं कि मैम क्लाइमेट ऑफ नहीं आएगा राजस्थान के पहले, ठीक है। नवनीत बोल रहे हैं कि मैम वोकैब वाली नोटबुक जो है वो इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल, अभी प्रोनाउन के बाद आपको वोकैबलरी ही होगा। चलिए, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अब देखो आपने क्या किया, द क्लाइमेट ऑफ बार बार यूज कर रहे हो। और आपको नाउन में सिखाया था ना कि हम अवॉइड करते हैं नाउन के रिपीटेशन को, कि नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसीलिए तो प्रोनाउन बनाया गया। अगर नाउन को इतनी बार रिपीट ही करना है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज ऑनेस्ट, अगर ऐसे ही बोलना है तो फिर प्रोनाउन की जरूरत ही क्या थी। तो नाउन का रिपीटेशन हम रोक सके, इसीलिए तो प्रोनाउन बनाया गया। तो आपने द क्लाइमेट ऑफ दो दो बार बोला, आप इसकी जगह ये भी तो लगा सकते थे, पूरे की जगह द क्लाइमेट ऑफ की जगह दैट ऑफ भी लगा सकते थे। भाई क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ राजस्थान, दिल्ली का क्लाइमेट बेटर है राजस्थान के क्लाइमेट से, तो वहां पे मुझे क्लाइमेट लिखने की जरूरत नहीं है। दैट ऑफ अंडरस्टूड हो गया कि क्लाइमेट के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लिखना है कि इन प्लेस ऑफ, अब आप नोट कर सकते हैं स्टार्टिंग से यहाँ से, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ राइटिंग, इन प्लेस ऑफ राइटिंग
singular noun twice. In place of writing singular noun twice, use that of. And in place of writing plural noun twice, use those of. अभी मैं समझाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है ये, आप इसको जल्दी से पहले कॉपी कर लें। देखिए क्या बोला गया है कि इन प्लेस ऑफ राइटिंग सिंगुलर नाउन ट्वाइस, कि सिंगुलर हिंदी वाले स्टूडेंट्स अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखोगे, सिंगुलर नाउन को दो बार लिखने की बजाय, सिंगुलर नाउन को दो बार लिखने की बजाय आप वहां पे दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन को दो बार लिखने की बजाय आप वहां पे दोज ऑफ का यूज करेंगे। तो सिंगुलर नाउन दो दो बार ना लिखना पड़े, ये सिंगुलर है ना, देखो क्लाइमेट, तो इसकी जगह आप दैट ऑफ लगाएंगे। वहीं पे अगर प्लूरल होता कुछ तो हम वहां पे दैट ऑफ का यूज ना करके दोज ऑफ का यूज करते। तो आप शॉर्ट में यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सॉरी, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं कि दैट ऑफ यूज करना है एक सिंगुलर के लिए, ठीक है, और दोज ऑफ यूज करना है प्लूरल के लिए। अभी प्लूरल वाला एग्जाम्पल भी लिख देंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्लाइमेट सिंगुलर था, इसलिए मैंने दो दो बार ना लिख के उसकी जगह दैट ऑफ लिख दिया। लिख लो जल्दी से। ये बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में बता दिया मैंने ऑलरेडी। मैसेज थोड़े से लेट आते हैं इस पे, कमेंट जो आते हैं थोड़े लेट आते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लिखना है, ऐसे लिखोगे आप, सिंगुलर नाउन को दो बार लिखने की बजाय आप वहां पे दैट ऑफ का यूज प्रयोग करें, प्लूरल नाउन को दो बार लिखने की बजाय आप वहां पे दोज ऑफ का प्रयोग करें। नूतन कुमारी कह रही है कि मैम आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है। वेलकम नूतन। और आपको बोलूं कि आगे भी आप लोगों को लाइव ही अटेंड करना है। अब कल छुट्टी है तो जितनी भी क्लासेस पेंडिंग है सब फटाफट खत्म कर लो, मंडे से लाइव ही अटेंड करना क्लास। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, मंडे की क्लास कोई भी अटेंड करना नहीं भूलेगा बच्चा। मंडे की क्लास हर किसी स्टूडेंट को अटेंड करनी है। और दूसरी बात ये कि मंडे की क्लास जब आप अटेंड करेंगे तो पूरा पढ़ के आना है। प्रैक्टिस जब हम प्रोनाउन की करेंगे तो पूरा प्रोनाउन ढंग से पढ़ के आना। फिर ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नहीं लग रहा। क्वेश्चन उस दिन उसी बच्चे से नहीं लगेगा, मैं पहले बता रही हूँ। जो ढंग से पढ़ के नहीं आएगा, जो ढंग से पढ़ के आएगा उससे डेफिनेटली 101% क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो मंडे की क्लास को ढंग से, मंडे की क्लास में अच्छे से रिवीजन करके आना पूरे प्रोनाउन का। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखते हैं एक दो। Our soldiers
आर बेटर ड्रिल्ड, साथ साथ कॉपी कर सकते हैं आप अभी, देन द शोल्जर्स ऑफ फोय। फॉयज मतलब, फो का मतलब क्या होता है, दुश्मन को बोलते हैं, एनिमी को बोलते हैं, शत्रु को बोलते हैं, लिख लेना इसके नीचे, दुश्मन को कहते हैं भाई, ठीक है। कि हमारे शोल्जर्स बेटर ड्रिल्ड हैं, ठीक है, किससे, किसके कंपैरिजन में, हमारे दुश्मनों के कंपैरिजन में हमारे शोल्डर्स ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे से उनको ड्रिल किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर larger than Europe. The rivers of America are larger than Europe. हाँ, CHSL तक तो हो जाएगा आपका कंप्लीट, राहुल यादव, लगभग सिलेबस। और उसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है, बस आप जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना क्लास में, उसको ध्यान से पढ़िए, लाइव क्लास अटेंड करनी है, प्रैक्टिस सेशंस प्रॉपर अटेंड करने हैं। प्रैक्टिस सेशन में तभी आना है जब पूरी की पूरी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, आप पूरा चैप्टर पढ़ के एकदम से प्रैक्टिस सेशन में आना है उसके बाद। तो अगर इस तरीके से पढ़ेगी तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा। ओके राहुल। वेरी नाइस भाई, ठीक है, देखो कितने अच्छे बच्चे हो तुम। आर शोल्जर्स आर बेटर ड्रिल्ड दैन द शोल्जर्स ऑफ, पीछे हमने क्लाइमेट सिंगुलर था इसलिए उसके लिए दैट ऑफ का यूज किया था, बट यहाँ पे शोल्जर्स प्लूरल है तो शोल्जर्स ऑफ को दो बार यूज नहीं करेंगे। आर शोल्जर्स आर बेटर ड्रिल्ड दैन दोज ऑफ, इसकी जगह हम दोज ऑफ का यूज करेंगे। और जो ये वाला सेंटेंस है, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन यूरोप, फिलहाल मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस में देखो वैसे तो रिवर्स का दोबारा यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे शोल्जर्स दो बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिवर दो बार रिपीट नहीं हो रहा है, बट स्टिल ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि आप इसमें कंपैरिजन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कंपैरिजन जो किया जाता है ना, हमेशा सेम लेवल पे किया जाता है। चींटी का कंपैरिजन हाथी से करोगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, सेम लेवल पे हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, अमेरिका की जो रिवर्स हैं, आप कह रहे हो कि बड़ी है किससे, यूरोप से, रिवर्स का कंपैरिजन यूरोप से कर रहे हो, है ना। ठीक है, रिवर्स का कंपैरिजन किससे कर रहे हो आप, यूरोप से कर रहे हो। तो रिवर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रिवर्स आर लार्जर देन, बड़ी है यूरोप से, यूरोप से बड़ी है, ये कोई सेंस थोड़ी हुआ। रिवर्स का कंपैरिजन रिवर्स से तो करोगे, आप ऐसे बोलोगे कि अमेरिका की जो रिवर्स है वो यूरोप की रिवर्स से बड़ी है ना। तो यूरोप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहले आपको दोज ऑफ का यूज करना जरूरी है। दोज ऑफ क्यों लगाओगे, क्योंकि रिवर्स प्लूरल है। तो यहाँ पे दैन दोज ऑफ यूरोप, दोज ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के रिवर्स से। तो ये आपको सेंस सही करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है भाई, वरना कंपैरिजन गलत तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको एसएससी में देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, किसका गलत तरीके से कंपैरिजन कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपने किया रिवर्स का कंपैरिजन यूरोप से, तो आपको ध्यान से सेंटेंस पढ़ना है, और कंपैरिजन अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना है। ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
लिख लिया, कॉपी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट। लास्ट प्रोनाउन दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मतलब जो इंटेरोगेट करे, इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछना। जिसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा मिल जाए सेंटेंस के, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और जो वर्ड उसमें क्वेश्चन पूछता है उसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और यहाँ पे वो क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट जो इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन लेके चल रही हूँ दैट इज हु। एक एक करके पढ़ेंगे। हु, हु आपने पढ़ा, देखो रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा। तो मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि ये नहीं रटना कि सिर्फ हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही होता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन भी था। जब दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है और बीच में यूज हो रहा है, तो उस केस में वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब ये स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, उस केस में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे हु का काम क्या होता है, हु इज यूज टू फाइंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ढूंढ के लाता है ये, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है ये। तो हु इज यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करता है ये, हु इज यूज टू फाइंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ढूंढ के लाने का काम करता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हु सब्जेक्ट ढूंढने का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया क्या, हु इज प्लेइंग चेस, हु इज प्लेइंग चेस, चेस कौन खेल रहा है। तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा कुछ ना कुछ। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई चेस मैं खेल रही हूँ, तो मैंने कहा रशिका इज प्लेइंग चेस। तो जब आपने क्वेश्चन पूछा हु इज प्लेइंग चेस, तो आपको आंसर में क्या मिला, रशिका इज प्लेइंग चेस, रशिका चेस खेल रही है। तो हु ने क्या ढूंढ के दिया, हु ने देखो सब्जेक्ट ढूंढ के दिया, तो रशिका यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना। तो हु का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को ढूंढ के लाना, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, इसलिए इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे किसको ढूंढ के लाया है, ये सब्जेक्ट को ढूंढ के लाया है। तो हु का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को ढूंढ के लेके आना। हु इज गोइंग देयर, वहां कौन जा रहा है, रश्मि इज गोइंग देयर, रश्मि जा रही है। तो जब भी हु क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा किसको ढूंढ के लाएगा, सब्जेक्ट को ढूंढ के लाएगा। तो जब मुझे आंसर मिलेगा तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, आंसर में मुझे इसकी जगह सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मैम नाउन टॉपिक का मेरे से सभी एरर लग रहा है। वेरी नाइस। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है ना, ये मेरी गारंटी है। देखो चैप्टर पढ़ने के भी दो तरीके होते हैं। अब एक बच्चा तो है कि रोज लाइव क्लास अटेंड कर रहा है, ध्यान से चीज़ों को सुन रहा है, और जो अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हैंड टू हैंड पूछ भी रहा है। कमेंट बॉक्स चलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक बच्चे का रिप्लाई कर सकूँ, जितना मैं कर सकती हूँ सामने से। जितने बच्चों के कमेंट्स मुझे दिखते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबके रिप्लाई मैं कर सकूँ। तो दो तरीके के बच्चे होते हैं कि एक तो रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं, लाइव ही अटेंड कर रहे हैं, अपने डाउट्स भी हाथ के हाथ क्लियर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिवीजन भी टाइम पे कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई प्रोनाउन चैप्टर का जब प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन करके आना। आधे बच्चे तो मेरी बात को नज़रअंदाज कर देंगे, सोचेंगे छोड़ो जब प्रैक्टिस कराएंगे हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करने चले जाएंगे, देख लेंगे तभी क्या होगा। आधे बच्चे सीरियस लेंगे इस चीज़ को, सोचेंगे मैम ने बोला है कि अब प्रैक्टिस करके आना है, और अगर हम वाकई में ही रिवीजन करके जाएंगे पूरे चैप्टर का तो हमें क्वेश्चंस लगाने में और अच्छा लगेगा, और कॉन्फिडेंस आएगा, और मज़ा आएगा कि हाँ हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो वो बच्चे में और उस बच्चे में क्या फ़र्क नहीं होगा। एक तो ब्लैंक आके बैठ गया है, कुछ भी रिवीजन नहीं करा, बस जो क्लास में पढ़ता है पढ़ लिया, ठीक है, और कुछ पीछे का भूल भी गया होगा, फिर प्रैक्टिस सेशन में ऐसी ऐसी कैसी आके बैठ गया। दूसरा बच्चा पूरा अच्छे से रिवीजन करके आया है, प्रोनाउन चैप्टर का एक एक चीज़ को पढ़ के आया है, और फिर वो आके क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रैक्टिस क्लास में बैठा है। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस रहेगा ना। वो जल्दी आंसर कर पाएगा जो पूरा रिविजन करके आया है, और वो लेट आंसर कर पाएगा जो रिविजन करके नहीं आया है। सेम ऐसे ही आपके साथ है। एक ही फॉर एग्जांपल आप सेम ही बुक लगा रहे हो, सब बच्चों के पास केडी कैंपस की बुक है, जनरली होती है बच्चों के पास, लिंक पैरामाउंट केडी कैंपस जो बुक होती है वो सभी लोगों के पास होती है। अब सबके पास वो बुक है, एक बच्चा लगा रहा है उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो भी मेरे से पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चा क्वेश्चन लगा रहा है उससे सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, वो भी मेरे से पढ़ रहा है। तो वो कोई जादुई छड़ी थोड़ी है उसके पास कि भाई वो घुमाता है उसको और सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पढ़ तो वो भी मुझसे रहे और आप भी मुझसे पढ़ रहे हो, एक से बन रहे हैं और एक से नहीं बन रहे हैं। रीजन क्या है ना बनने का,
जिन बच्चे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब उन्होंने क्लास को ध्यान से सुना नहीं है, रिवीजन नहीं करा है और ऐसे ही प्रैक्टिस करने बैठ गए। और जिसे सारे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, इसका मतलब उसने क्लास को ध्यान से सुना है, रिवीजन भी किया है, अच्छे से समझा है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, चलिए इसको हो गया। अब है हमारे पास होम, तो इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन करना जरूरी है हर एक चैप्टर के बाद। ये मत सोचो कि बस हमें तो नोटबुक भरनी है ना, बस भरते चले जाओ, मैम लिखवा रही है और हम लिखते चले जाएंगे, रजिस्टर भर जाएगा, बस हो गया कोर्स। ऐसे क्या सिलेक्शन हो जाएगा? जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर टाइम पे रिवीजन होना जरूरी है भाई, ठीक है। रिवीजन करना है, उसके बाद ही प्रैक्टिस करनी है। होम, ठीक है। होम क्या काम करता है? होम इज यूज टू फाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हु सब्जेक्ट ढूंढ के लाता है, बिल्कुल उसी तरीके से होम क्या करता है? ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का काम करता है। तो हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे इतनी कोई टिपिकल इंग्लिश नहीं है कि इसको भी आप हिंदी में लिखेंगे। मैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, एक बार उनको एक बात और बताना चाहूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बल्कि, कि जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग है, वो समझ नहीं आ रहा, आपने उसको हिंदी में लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी का वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, उसको आपने नीचे हिंदी में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लाइन, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो थोड़ा मुश्किल है, जिसकी हिंदी आपको नहीं पता लग पा रही है, उसकी हिंदी आपने नीचे लिख ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे कि छोटी सी लाइन को भी हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब आप इंग्लिश से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर है आपको इंग्लिश को लेके। और अगर आप डर रहे हैं तो फिर आप एग्जाम में 25 में से 25 क्वेश्चन सही नहीं करके आ सकते हो, ये बात मेरी गारंटी ले लेना, आप ध्यान रख लेना इस चीज़ की, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा पहले दिमाग में डर बना के बैठा है कि मैं तो हिंदी वाला हूँ, मैं तो हिंदी वाला हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो हिंदी में ही लिखूंगा। अगर आप सोचो, आप इस लाइन को भी हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हो, इस लाइन को भी सोच रहे हो कि मैम हिंदी में बता दें, मैम हिंदी में लिखवा दें, मैं तो लिखवा दूंगी। लेकिन जब आप इतनी छोटी छोटे सेंटेंसेस से, इतनी छोटी छोटी लाइनों से डरोगे, तो मुझे एक चीज बताओ, कैसे एरर फाइंड आउट करोगे सेंटेंस पढ़ के? कैसे पूरा क्लॉज टेस्ट सोल्व करोगे? कैसे पैराजंबल लगाओगे? मैं डरा नहीं रही हूँ, एक हकीकत बता रही हूँ, ताकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपका दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, ताकि आप समझ जाएं और कोशिश करें कि इंग्लिश में ही लिखें। क्योंकि सब्जेक्ट है भाई, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, इसके डर के काम नहीं चलेगा इससे। ये नहीं कि मुझे तो हिंदी भी हिंदी में लिखवाओ मैम, मैं तो लिखवा दूंगी, अगर आपने इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लिया कि हुम को प्रयोग किया जाता है, हुम हुम काम करता है ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाने का, तो ये तो लिख लोगे। पर कल को आपसे कोई कह दे कि भाई इसको ट्रांसलेट कर दो, इसको इंग्लिश में बता दो, तो फिर नहीं बता पाओगे, तो इतनी सी चीज नहीं कर पाओगे, तो कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ के एरर फाइंड आउट करोगे? कैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करोगे? कैसे पैराजंबल करोगे? कैसे क्लोज टेस्ट करोगे? मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी ना। तो इसलिए कोशिश करो कि जहां जितना हद तक इंग्लिश में लिख सको, इंग्लिश में ही लिखो। जो चीज समझ नहीं आ रही है, उसके नीचे आप उसको हिंदी में जरूर लिख सकते हैं। और जहां मुझे लगता है कि बच्चे को इसकी हिंदी जाननी जरूरी है, तो वहां मैं खुद ही बता देती हूँ, ठीक है। ये कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है कि हुम इज यूज टू फाइंड ऑब्जेक्ट, कि इसको भी आपको हिंदी
अब बताएंगे एक बार, वॉइस क्लियर है? अब बताएंगे एक बार, वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है वॉइस? चलिए, तो मैं बोल रही थी यहाँ पे कि हुम का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाना। हुम हैज वेलकम रशिका, सॉरी, हुम हैज रशिका वेलकम, रशिका ने किसका वेलकम किया? हुम हैज रशिका वेलकम, रशिका ने किसका वेलकम किया? तो यहाँ से आपको कुछ आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिला रशिका हैज वेलकम्ड मनी, रशिका ने मनी का वेलकम किया। तो यहाँ पे देखो, रशिका तो पहले से आपके पास था, तो सब्जेक्ट तो पहले से था आपके पास, नया क्या मिला आपको? नया यहाँ पे आपको मनी मिला, और जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हुम किसको ढूंढ के लाया? होम ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाया। तो होम किस क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हु सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का काम करता है, होम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का काम करता है। यहाँ से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जनरली, बस आपको पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। लिख लीजिए भाई फटाफट से। चलिएगा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास हुज। ये सारे आपने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी पढ़े थे, लेकिन ये बीच में आ रहे थे तब। ठीक है, अब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। हुज क्या करता है? हुज इज यूज टू फाइंड, हुज इज यूज टू फाइंड ऑनर। हुज क्या करता है? ऑनर का पता लगाता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, और मैम कैसे? तो हुज क्या करता है? ऑनर को फाइंड आउट करने का काम करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मैंने पूछा हुज डायमंड इज दिस, हुज डायमंड इज दिस, ये किसका डायमंड है? हुज डायमंड इज दिस। तो मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, तो जब मुझे आंसर मिलेगा तो मुझे ऑनर का पता लगेगा। हुज डायमंड इज दिस, ये किसका डायमंड है? किसी का भी हो चाहे, है ना। तो मुझे उससे क्या पता लगेगा? मुझे ऑनर का पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस इज माई डायमंड, ये मेरा डायमंड है, तो मुझे ऑनर ऑनर मिल गया। जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो मुझे ऑनर मिल गया। ठीक है, तो दिस इज माई डायमंड, ये मेरा डायमंड है, दिस इज माई डायमंड। और इसको ए लिखने का एक तरीका और क्या हो सकता है, जो कि आप लोग बता सकते हैं क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस डायमंड इज माइन। दोनों तरीके से इसको बोला जा सकता है, दिस डायमंड इज माइन। बस यहाँ पे ये गलती मत करना, दिस इज माइन डायमंड ये नहीं बोल सकते आप। रीजन आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ा है तो वो डेफिनेटली रीजन भी जानता है। क्यों? क्योंकि माय आपका क्या है यहाँ पे, आपने जब टेबल आप लोगों को बनवाई थी तो बताया था ना, माइन पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और माय क्या होता है? पॉजिटिव डिटरमिनर होता है। ठीक है, तो आप ये डायमंड यहाँ पे क्या है? डायमंड आपका यहाँ पे नाउन है। डायमंड क्या है? नाउन है। और ये माइन क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव
प्रोनाउन है। तो एक चीज बताओ, क्या आप यहाँ पे माइन लगा सकते हो? नाउन प्रोनाउन क्या एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो डायमंड से पहले आप माइन नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता है। तो यहाँ पे माइन डायमंड गलती से भी मत कर देना। तो दिस इज माई डायमंड, ये मेरा डायमंड है। दिस डायमंड इज माइन, ये आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों की एरर बन जाएगी। यहाँ पे आपको माइन लगा के दे देगा, तो वो आपको सही करना होगा। क्लियर हुई बात भाई? और देखो दोनों सेंटेंस के दिस में देखो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। पहले वाले सेंटेंस की मैं अगर बात करूं तो देखो नाउन पीछे चला गया, तो पहले वाले सेंटेंस में दिस इज माय डायमंड, तो इस केस में मैं अगर दिस की बात करूं तो इस केस में दिस प्रोनाउन है। ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन हो गया दिस इज माय डायमंड, ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, ये आपका पॉजेसिव डिटरमिनर हो गया। अगर दूसरे वाले सेंटेंस की मैं बात करूं तो देखो डायमंड इसमें शुरू में लिख दिया अब आपने, तो ये डायमंड तो नाउन ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये अगर नाउन है तो नाउन से पहले फिर प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो इस केस में आप देखो जो दिस है, ऊपर वाले केस में दिस प्रोनाउन बन रहा है, और नीचे वाले केस में दिस क्या है? आपका डिटरमिनर है। आपको बताया था ना, डिटरमिनर के बाद नाउन आता है, नाउन से पहले हम डिटरमिनर का यूज करते हैं। तो ये डिटरमिनर हो गया, दिस भी आपका क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। तो डिटरमिनर और ये नाउन। क्लियर है भाई इतनी बात सभी लोगों को? चलिएगा, फटाफट से कॉपी कीजिएगा इसको। हो गया, चलो अब नेक्स्ट है हमारा विच। विच का यूज हम कब करते हैं भाई? हु सब्जेक्ट की बात करता है, सब्जेक्ट को लेके आता है। हुम ऑब्जेक्ट को लेके आता है। हुज ऑनर का पता लगाता है। विच क्या करता है फिर? विच करता है जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों में से किसी एक को छांटना हो। मैंने बोला कि भाई लड़के तो बहुत सारे, तुम्हें कौन सा पसंद है? सारे लड़कों में से तुम्हें कौन सा पसंद है? देखो इतनी सारी बुक्स रखी हुई है, तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है? तुम्हें कौन सी पसंद है? तो जब हमें ज्यादा चीजों में से या ज्यादा लोगों में से किसी एक को छांटना हो, तो उस केस में हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो चीज मैंने बोली है इसी को आप लिखेंगे, हिंदी में भी लिख लेंगे, इंग्लिश में भी लिख लेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिखना चाहें लिख लेंगे, पर इंग्लिश में भी जरूर जरूर लिखेंगे। फिर इंग्लिश के नीचे हिंदी लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे when we have to select when we have to select हिंदी वाले लिख लेंगे जब हमें छांटना हो एक में से ज्यादा लोगों में से, ज्यादा चीजों में से किसी एक को छांटना हो। जब हमें ज्यादा लोगों या चीजों में से किसी एक को छांटना हो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे जब हमें ज्यादा लोगों या चीजों में से किसी एक को छांटना हो तो हम विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में देखिए, व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ टू or more than two, out of two or more than two persons or things, we use which। हम क्या करते हैं उस केस में? which का यूज करते हैं। ठीक है भाई, when we have to select जब हमें सेलेक्ट करना हो वन कुछ भी एक चीज, आउट ऑफ टू दो में से, और मोर देन टू या दो से ज्यादा लोगों या चीजों में से हमें जब एक को छांटना हो, तो उस केस में हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया मैंने, आप जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा विच ऑफ द बॉयज
विच ऑफ द बॉयज यू लाइक मोस्ट। चलिए फटाफट से बताएंगे मुझे सभी स्टूडेंट्स के सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, बताइए भाई। विच ऑफ द बॉयज यू लाइक मोस्ट, क्या एरर है सेंटेंस में? ये तो पर्सन को लेके हो गया, पर्सन की जगह यहाँ पे कुछ और चीज भी हो सकती है, बुक्स भी हो सकती हैं, तो एक एग्जांपल चीजों का लिख लीजिए। विच ऑफ द टू बुक्स, दोनों बुक्स में से, विच ऑफ द टू बुक्स, देखो दो की बात हो रही है तो भी विच लगाएंगे, दो दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बॉयज पता नहीं कितने हैं। तो विच ऑफ द टू बुक्स यू लाइक मोस्ट, दोनों बुक्स में से तुम्हें कौन सी बुक ज्यादा पसंद है? दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो दोनों में से कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है? ये दो से ज्यादा ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है? हेलो। हाँ जी, तो विच ऑफ द बॉयज यू लाइक मोस्ट, सेंटेंस सही है या गलत है? भाई लड़कों में से, लड़के तो ज्यादा है ना, ये बच्चे बोल रहे बॉय आएगा, बॉय क्यों आएगा? ज्यादा में से आप एक की बात कर रहे हो ना, कि ज्यादा लड़कों में से तुम्हें कौन सा पसंद है, तो वहां बॉयज ही रहेगा, बॉय नहीं आ सकता, उल्टा बॉय आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द बॉयज यू लाइक मोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है इंटरोगेटिव मार्क, आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया, तो आप सोचिए जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसी के उसके बाद ही तो सब्जेक्ट आता है। भाई अगर आप किससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या ऐसे पूछते हो व्हाट योर नेम? नहीं ना, क्या पूछते हो व्हाट इज योर नेम? तो पहले इज आपने वर्ब लगाई, उसके बाद योर नेम बोला, है ना, उसके बाद योर नेम बोला। फिर किससे पूछते हो कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो क्या पूछते हो इन विच क्लास यू स्टडी? नहीं, क्या पूछते हो इन विच क्लास डू यू स्टडी? यही तो पूछते हो ना, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, याद करो बचपन के दिन, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे है, विच ऑफ द बुक्स डू यू लाइक, तो हेल्पिंग वर्ब तो आपने दी ही नहीं, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया। तो विच ऑफ द बॉयज डू यू लाइक मोस्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। विच ऑफ द टू बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, बुक्स में से कौन सी बुक तुम्हें ज्यादा पसंद है, दोनों बुक्स में से कौन सी बुक तुम्हें ज्यादा पसंद है, तो विच ऑफ द टू बुक्स डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है भाई, तो ऐसी गलतियां मत करो, ये बहुत ही बेसिक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्लियर है बात? चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ।
चलो हो गया ना। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है एक जो आपको समझना है, छोटा सा। देखिए, आपने देखा कि जो हु है वो सब्जेक्ट होता है। हु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ी थी ये चीज। और हुम का क्या क्या काम करता है? हुम आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, हुम क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। बहुत सी जगह आपने ऐसा लिखा। अब मुझे पहले ये बताओ दोनों में से कि एक तो आपके पास सिचुएशन है बाय हु और एक आपके पास सिचुएशन है बाय हुम। दोनों में से कौन सा सही है? बाय हु सही है या बाय हुम सही है? बाय हु या बाय हुम? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा मिले बाय हु तो वो गलत हो जाएगा। बाय हु कुछ नहीं होता है, बाय हुम लिखा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? बाय हुम ही क्यों लिखते हैं, बाय हु क्यों नहीं लिखते? सवाल ये उठता है। जब हम बाय हुम लिख सकते हैं तो हम बाय हु क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बाय क्या होती है? बाय क्या होती है? बाय आपकी होती है प्रेपोजिशन। बाय क्या होती है? बाय आपकी होती है प्रेपोजिशन। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं अब कि प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ये आप लोग बहुत बार नाउन प्रोनाउन दोनों चैप्टर्स में बहुत बार ये बात आ चुकी है कि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। और ये ऑब्जेक्ट इसका होता है, इस प्रेपोजिशन का ही माना जाता है। और ये दोनों मिलके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। खैर उसकी बात नहीं हो रही है अभी। बस प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है। और हुम क्या होता है? हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए बाय हुम लिखा जाता है, बाय हु नहीं लिखा जाता, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद सब्जेक्ट फॉर्म नहीं ले सकती। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है और ऑब्जेक्ट होता है हुम। इसीलिए इसी के हिसाब से हम क्या लिखते हैं? बाय आपकी प्रेपोजिशन हो गई और हुम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए लिखा जाता है बाय हुम। बाय हु आप नहीं लिख सकते। क्लियर है बात? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म नहीं लगाई जाती। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, हु रोट द रामायण? रामायण किसने लिखी? ठीक है, आपको बोला गया कि इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। तो अभी पैसिव वॉइस आपने पढ़ी नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बना के दिखाती हूँ। तो हम इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनाते हैं, बाय होम वॉज द रामायण रिटन। ये कैसे बना उसको टेंशन मत लो, जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तब इसको जानेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अगर नहीं समझ आया पैसिव वॉइस कैसे बन गई तो छोड़ दो। वो ऐसे बनी है क्योंकि हु रोट मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और पास्ट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और हु को चेंज करते हैं हम बाय होम में। हमने यहाँ पे बाय होम ही क्यों लिखा, बाय हु क्यों नहीं कर दिया? बाय होम हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि बाय क्या है? प्रेपोजिशन है और वो अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है, इसलिए बाय हु नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको लिखा मिले बाय हु वॉज द रामायण रिटन तो वो गलत हो जाएगा। बाय हु नहीं होगा, बाय हुम होगा। अगर आपको इसको हु से ही बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है और आप चाहते हो कि मैं इसको हु से ही बनाऊं इसकी पैसिव वॉइस, तो हु से भी इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। तो फिर वो कैसे बनेगी? हु वॉज द रामायण रिटन। देखो सब कुछ सेम लिखा है मैंने, यहां से देखो वॉज द रामायण रिटन, वॉज द रामायण रिटन, ये दोनों पार्ट दोनों में सेम है। यहाँ पे बाय होम लिखा था, यहाँ पे हु लिखा था, लेकिन प्रेपोजिशन तो लगानी पड़ेगी जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो बाय का यूज तो करना पड़ेगा, तभी तो पैसिव वॉइस बनेगी। किसके द्वारा? क्योंकि ये बोला जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई। एक बात तो यह किसने लिखी, ये एक्टिव वॉइस होगी। और रामायण किसके द्वारा लिखी गई, ये पैसिव वॉइस होगी। तो किसके द्वारा, तो मुझे वो साउंड भी देनी पड़ेगी। द्वारा मतलब बाय लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो जब आपको ध्यान करो, समझाया था कि भाई प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लेती है, तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट। अभी पीछे कराया था ना जब हु और हुम के यूजेस कराए थे। फिर आपको बताया था कि अगर आपकी प्रेपोजिशन को आपको हु के साथ लगाना पड़ जाए तो हु ये कहता है कि भाई मैं तुझे अपने से पहले तो लगा नहीं सकता, प्रेपोजिशन बाय हु तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो सब्जेक्ट हूँ और मेरे से पहले तेरा कोई काम नहीं है। इतना हो सकता है कि मैं तेरी दूर से ही मदद कर दूंगा, मैं तेरी दूर से ही मदद कर दूंगा। तो तू एक काम कर, अगर तू मेरे साथ आ रहा है तो तू लास्ट में लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी यहीं से मदद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अपने पास नहीं बिठा सकता।
बस दूर से ही काम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को बनाने के, पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके हैं। अगर आप बाय की हेल्प से बना रहे हो तो या तो आप लिखो बाय हुम, दोनों को साथ साथ, या फिर अगर आप हु से ही बना रहे हो तो अगर हु के साथ आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो फिर वो प्रेपोजिशन लास्ट में लगेगी, उसके साथ नहीं लग सकती, ठीक है। तो फिर वो प्रेपोजिशन यहाँ पे लास्ट में लगेगी, बाय, साथ में नहीं लगा सकते आप उसको। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो इसी के साथ आप लोगों का प्रोनाउन चैप्टर होता है खत्म। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और हाँ, मैं जो आप वो कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे एक बार 2-3-1 वाला, वो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कराऊंगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको कहीं देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। 2-3-1 का मतलब यहाँ पे क्या है? 2 का मतलब है यहाँ पे सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब होता है यहाँ पे थर्ड पर्सन, लिख लेना इसमें भी अगर लिखना चाहो तो। और 1 का होता है यहाँ पे मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है भाई। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस जिसमें हम कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सेंटेंसेस में, नॉर्मल केसेस में हम 2-3-1 का यूज करते हैं। 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। और ये आप जानते हो कि सेकंड पर्सन में कौन आता है, क्योंकि सब कुछ करवा चुकी हूँ मैं। अगर आप लोगों ने प्रोनाउन ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे बताया था कि सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में आता है यू, समझाया था ना। सेकंड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन में सिर्फ आता है यू, जो सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन में आपके ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, दे हो गया, या फिर कोई भी नाम हो गया, एनी नेम, ये सब के सब आ जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम 2-3-1 का यूज करते हैं। 2-3-1 का 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यू, आई एंड ही आर गोइंग देयर। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया, तुम, मैं और वह वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बोलने की बात करूं तो बोलने में तो सही लग रहा है ये कि भाई तुम, मैं और वह तीनों लोग हैं, वहां जा रहे हैं। आर गोइंग देयर, तीनों के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगी है, आर गोइंग देयर, वैसे तो सही लग रहा है ये। लेकिन अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस आता है तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब हम इसमें नॉर्मल बात कर रहे हैं, और जब हम बात नॉर्मल कर रहे हैं तो हमें इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, जो कि चलो रखा हुआ है ऑलरेडी, फिर उसके बाद पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो ये लिखने का तरीका आपका गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गोइंग देयर, तुम, वह और मैं वहां जा रहे हैं। अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस बात कर रहे हैं तो तुम, वह और मैं, 2-3-1, तो हम कैसे प्लेस करेंगे इसको? 2-3-1, इस तरीके से बनेगा। और जब हम बुरी बात करते हैं, जब कोई बैड सेंटेंस होता है, कोई एविल सेंटेंस हो जिसमें कोई बुरी बात हो रही हो, जैसे मैंने कहा कि वह, यू, ही एंड शी या आई कुछ भी चोर है ना, 3 जनों की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि तो चोर है, मैं, तुम और वह क्या है? चोर है। तो इस केस में जब हम बुरी बात करते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव बात कर रहा होता है, तो उस केस में हम 1-2-3 का यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल के केस में 2-3-1 यूज करेंगे, और वैसे 1-2-3 यूज करेंगे। कब 1-2-3 का यूज करते हैं? कब? जब बैड सेंटेंसेस होते हैं, जब बैड साउंड आ रही हो, बुरी बातों के लिए हम 1-2-3 का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा I, he and you, I, he and you are larceners। लार्सेनर्स का मतलब क्या होता है? लार्सेनर्स का मतलब होता है चोर, लिख सकते हो आप, ठीक है। थीफ को बोलते हैं, चोरों को ही बोलते हैं। तो मैं कह रही हूं कि मैं, वह और तुम तीनों क्या हैं? चोर हैं। तो यहाँ पे बुरी बात कर रहे हो आप, तो इस केस में सेंटेंस इस तरीके से बनाना गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस को सही करना पड़ेगा। 1-2-3 लगाओगे, 1, फिर सेकंड पर्सन 2 और फिर थर्ड पर्सन 3, तो 1-2-3।
इस तरीके से बनेगा, आई यू एंड ही आर लार्सनर्स। मैं, तुम और वह क्या है, लार्सनर्स हैं, मतलब चोर हैं। तो बुरी बातों के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 का यूज करते हैं। और भी चीजें होती हैं इसमें, अगर तीनों प्लूरल प्रोनाउन है, तीनों के तीनों प्लूरल है, जैसे इसमें ही आपका सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर है ही, आई भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, लेकिन ही सिंगुलर है। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो उस केस में भी हम 1 2 3 लगाते हैं, ठीक है। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल होते हैं तो उस केस में भी हम 1 2 3 का यूज करते हैं। ये बाकी इसको डीपली हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हालांकि मैंने पूरा ही करते करते समझा दिया आपको, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोनाउन में अगर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो आप एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं। हम बाकी इसको डीपली पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। चलो, आज के लिए फिर इतना ही। प्रोनाउन आपका खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस सेशन में पूरा रिवीजन करके आना प्रोनाउन का, तभी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, ठीक है। पीडीएफ सारी अपलोड हो चुकी है अब तक की, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।